मनोज जी, आज आपने जो हैदराबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए लोन साइनिंग एग्रीमेंट किया है, इसका डिटेल बताइए कि ये किस तरह का एग्रीमेंट है, इसमें कौन कौन सी पार्टीज हैं और एक्चुअली इसका पर्पस क्या है। देखिए, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन पहले इंडियन रेलवेज को सिर्फ फाइनेंस करती थी, सिंगल क्लाइंट मॉडल पे काम करती थी। पिछले वर्ष जब हमें नवरत्ना की स्टेटस मिली, उस समय हमारे बिजनेस मॉडल को एक्सपेंड किया गया और ये हमें एडवाइस मिला कि हम पूरे रेलवे इकोसिस्टम को फंड करें और मेट्रो रेल को ही फंड करें। तो हमने पिछले वर्ष करीब 75,000 करोड़ का इकोसिस्टम में सैंक्शन किया वर्क और करीब 35,000 करोड़ का डिस्बर्समेंट भी हमने किया। लेकिन मेट्रो रेलवे पे हम काम कर रहे थे। ये बड़ा यूनिक मॉडल था क्योंकि पहले बायलैटरल्स और मल्टीलैटरल्स इसको फंड करते थे, तो एक डोमेस्टिक मॉडल हमें बनाना था। कई राज्य हमारे साथ बात कर रहे थे, तो हैदराबाद मेट्रो की बात हमारी काफ़ी तेज़ी से चली और ऐसा कोऑर्डिनेशन बना कि ये जो मॉडल था वो बड़ा यूनिक मॉडल था। पीपीपी मॉडल पे एलएनटी ने इसको बनाया था और पिछले 10 वर्षों से ऑपरेशन में भी था। करीब 5 लाख से ज़्यादा इसका राइडरशिप है और बट ये फेज 1 था। फेज 2 और फेज 3 पीपीपी पार्टनर जो थे, कॉन्सेशनियर थे, वो आगे नहीं बना पा रहे थे, उनके कुछ लिमिटेशंस थे। बट स्टेट गवर्नमेंट का एपेटाइट था क्योंकि हैदराबाद सिटी जिस तरह से ग्रो कर रहा है, उनको फेज 2 फेज 3 भारत सरकार से मिलकर आगे बढ़ाना था। तो एक मॉडल बना कि क्यों ना हैदराबाद ये तेलंगाना सरकार जो है इसको टेक ओवर कर ले और फिर आगे का मॉडल वो आगे बढ़ाए। यहाँ पे उनकी हमारे से बातचीत शुरू हुई और हम भी क्योंकि मेट्रो रेलवे को फंडिंग करना चाहते थे, तो हमने एक बड़ा सुदृढ़ मॉडल बनाया। इस मॉडल में हम उनको बड़े सस्ते दर पे लोन देने की कोशिश कर रहे हैं। एक ऐसा मिक्स बना रहे हैं जहाँ पर कि लोन उनको सस्ते दर पे मिले। ये इसलिए हो पा रहा है क्योंकि हम जीरो एनपीए कंपनी है और हमारा जो बोरोइंग कॉस्ट है, चाहे वो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग मार्केट में हो या डोमेस्टिक मार्केट में, वो थोड़ा सस्ता होता है जी। ओवरहेड कॉस्ट हमारा बहुत कम है। हम B2B में काम करते हैं, सिर्फ 60 लोग हमारे पास हैं और बैलेंस शीट हमारा 5 लाख करोड़ का है। तो ये एफिशिएंसी भी हम पसंद करते हैं जी। तो और गवर्नमेंट सिस्टम में अप्रेज करने का मेरा स्ट्रेंथ है। तो ये पूरे डील के स्ट्रक्चर क्या है? तो स्ट्रक्चर ये बना कि फाइनली अब इस डील पे हम आए कि ये कॉस्ट प्लस मॉडल बनेगा। हम जो बोरोइंग करेंगे उसका जो भी कॉस्ट आएगा वो पूरा कॉस्ट पास ऑन हो जाएगा। उस पर एक हमारी मार्जिन ऊपर बनेगी जो हैंडसम मार्जिन है। जो मार्जिन जो भारतीय रेल के साथ हम करते थे उससे काफी। तो क्या ये डायनेमिक है या जो एक फिक्स्ड कॉस्ट है? नहीं, ये डायनेमिक है। हर वर्ष जो रेट पड़ेगा उस तरह का उनको चार्ज किया जाएगा। रेलवे के साथ ही ऐसे ही मॉडल था हमारा। उस मॉडल में अगर कोई बॉन्ड 10 साल का है तो उसका रेट फिक्स होगा। अगर कोई ईसीबी लोन है, अगर वो हेज है तो हेजिंग कॉस्ट लगेगा। हेज नहीं है तो जब तक नहीं है उसका जो भी फ्लक्चुएशन होगा उसका कॉस्ट लगेगा। बट ओवरऑल जो मिक्स बन रहा है, जो हम देख रहे हैं, जो हमारे पास एक्सपीरियंसेस थे, जो डीएमआरसी का एक्सपीरियंसेस है, उस हिसाब से हम देख रहे हैं कि एक्सआईआर जो रेट पड़ता है वो अभी जो रेट एलएनटी को पड़ रहा है उससे काफी कम पड़ेगा। तो 30 से 40% हमारा उम्मीद है कि जो फाइनेंस कॉस्ट है वो हैदराबाद मेट्रो का घट जाएगा। ये जैसे ही होगा तो अभी एक कंपनी प्रॉफिट में आ जाएगी। इसके बावजूद हमने एक सेफ्टी नेटवर्क बनाया कि भाई हमको स्टेट की गारंटी भी चाहिए, हमको 6 महीने का एक डेसरा भी चाहिए जहाँ पे कि 6 महीने का ईएमआई अलग से रखा हो कि अगर 1 महीने का भी डिले हो ऑटोमेटिक वहाँ से हम ले लें। अगर वो लें तो स्टेट गवर्नमेंट उसको जल्दी से रिकूप करे, स्टेट गवर्नमेंट गारंटी दे हमको। अगर वो भी फेल कर जाए तो उन्होंने हमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ एक डायरेक्ट डेबिट मैकेनिज्म भी दिया है कि अगर वो भी फेल कर जाए तो हमारे पास एक राइट है कि सीधा हम आरबीआई के पास जाएं, उनके अकाउंट को ऑटो डेबिट करा लें। तो ये एक सुदृढ़ मॉडल कॉन्फिडेंस देता है एक लेंडिंग कंपनी को, बिकॉज हम लिस्टेड कंपनी है तो हमारे शेयर धारक चाहते हैं कि ये जीरो एनपीए कंपनी ऐसे ही रहे और हम भी ऐसा ही मॉडल बना के चलते हैं। उसमें ये मॉडल परफेक्ट बैठ रहा है और हमें लगता है कि जिस तरह का ये एक सक्सेसफुल आज हम एग्रीमेंट कर पाए हैं मेट्रो रेलवे का, आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन और मेट्रोज को भी ये फंडिंग करता नजर आएगा। जी, आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई कि ये आपका पहला मेट्रो रेल प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग है जी। इससे पहले अभी तक, क्योंकि एक आम आदमी तो सोचेगा ना कि भाई जो भी चीज़ पटरी पे दौड़ रही है वो रेल है, रेल का नाम ही है रेल की पटरी। तो ऐसा क्यों हुआ कि अभी तक आप बाकी मतलब इंडियन रेलवे के बाहर आप फाइनेंसिंग से दूर थे? देखिए, IRFC 1986 की बनी हुई कंपनी है। जब ये कंपनी बनी थी तो इसका डेडिकेटेड काम था सिर्फ इंडियन रेलवेज को एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज का जुगाड़ करके देना। ये काम चल रहा था जी। जब 2014 में प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी जब आए तो एक पूरा बिजनेस का जो कैनवस था वो पूरा बदल गया है। अब देखें, रेलवे की कई कंपनियां जो पहले मोनोपोलिस्टिक सिर्फ रेल के लिए काम करती वो सब लिस्टेड हो गई
और लिस्टेड होने के बाद जो उनकी इंट्रिंसिक जो स्ट्रेंथ थी, बेस्ड ऑन दैट वो मार्केट में कम्पीट करने लगी। IRFC भी 2021 में लिस्टेड हो गया और 2023 से भारतीय रेल को जितने भी कैपेक्स की आवश्यकता है वो भारत सरकार से सीधी मिल रही है। तो ये समय था जब इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन को नए व्यवसाय देखने थे, ढूंढने थे, और वो मैंडेट पहले से था, लेकिन छोटी टीम थी, वो सिर्फ इंडियन रेलवे को फंड करती थी, बोरोइंग साइड में बहुत स्ट्रांग थी, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा बिजनेस करने का एस्पिरेशन नहीं था। लेकिन जब लिस्टेड हो गए हैं, जब शेयर धारक आपके भारत सरकार के अलावा आम शेयर धारक भी हैं, तो उनके एस्पिरेशंस हैं कि ये कंपनी अच्छा करे। तो जो स्ट्रेंथ है हमारे उसके बेसिस पे हमने काम करना शुरू किया। और पिछले वर्ष जो वित्तीय वर्ष अब खत्म हुआ, आपने देखा कि हमारा पैट भी 8% से ग्रो किया, हम 7,000 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट बना पाए जो 8% से ग्रो किया। तो ये सारा जो पॉजिटिव इंडिकेटर्स ले जा रहा है कि अब हम रेलवे इकोसिस्टम में जहां भी बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस है और रैपिड रेल्स और जो अर्बन ट्रांसपोर्टेशन है, मेट्रो रेल है, इसको भी हम फंडिंग करते नजर आएंगे। जी, तो जब आपने ये डाइवर्सिफिकेशन किया है, इसके बाद आपके अपने कुछ माइलस्टोन्स या आगे के लिए गोल्स क्या हैं जो आप अपने टोटल एसेट साइज को, या कह लें कि आपकी लोन बुक को आप कितना बढ़ाने की बात सोच रहे हैं अगले 1 साल, 2 साल, 3 साल के अंदर? देखिए, दो चीज़ है। इस वर्ष हमारा बैलेंस शीट जो हमने क्लोज किया उसमें 5 लाख करोड़ से ज़्यादा का हो गया है। एसेट अंडर मैनेजमेंट हमारा अभी 4,85,000 करोड़ रुपये है। इस वर्ष का हमारा एस्पिरेशन है कि ये मेरा एसेट अंडर मैनेजमेंट 5 लाख करोड़ से ऊपर चला जाए, तो ये एक बड़ा माइलस्टोन होगा। और दूसरा जो इंडिकेटर हम लोगों ने दिया है कि हमारा जो नेट प्रॉफिट है, हमारा जो अर्निंग पर शेयर है, हमारा जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है, ये तीनों पैरामीटर्स डबल डिजिट में ग्रो करने चाहिए। ये बड़ा आसान काम नहीं है। किसी कंपनी का ये सब पैरामीटर अगर CAGR 7, 8, 10% पे ग्रो करे, ये बहुत अच्छा मार्जिन माना जाता है। ये तभी होगा जब हम नए बिजनेस को लाएंगे, ये तभी होगा जब हम सिक्योर होकर के अच्छा मार्जिन पाएंगे। तो ये IRFC का बड़ा एक सुदृढ़ मॉडल है जिसमें हमें इंश्योर करना है कि हम 0 NPA रहें। हम हमेशा कहते हैं कि 0 NPA रहना है कोई स्टेटस सिंबल नहीं है, ये बिजनेस प्रोपोजिशन है। अगर हम 0 NPA रहेंगे तो हमें बोरोइंग बाजार से सस्ता मिलेगा। लोग चाहते हैं उन लोगों के साथ काम करना जो 0 NPA हैं। एक HNI या जो एक रिटेलर भी अगर मेरा बॉन्ड खरीदता है तो उसे इस बात की एक सुदृढ़ता और ये एक सांत्वना होती है कि ये 0 NPA कंपनी है, इसमें पैसा लगाना एकदम सेफ है। तो हमें सस्ता पैसा मिलता है, और ये जो सस्ते पैसे मुझे मिलते हैं ये हम होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच में, नेशन बिल्डिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर में भी लगा रहे हैं। ये मॉडल अच्छा चल रहा है और हमें लगता है कि आने वाले 5 से 10 वर्षों तक मुझे इस कंपनी का ग्रोथ लगातार दिख रहा है। अभी जो आपका डाइवर्सिफाइड बिजनेस होगा, मेट्रो रेल या बाकी दूसरे तरह के रेल प्रोजेक्ट्स जो कोर इंडियन रेलवे प्रोजेक्ट से अलग हैं, उनका हिस्सा आप अपने टोटल लोन बुक पोर्टफोलियो में कितना देखते हैं अगले कुछ सालों में? हाँ, देखिए, ये हम लोग ऑलरेडी ये गाइडेंस दिए हुए हैं कि अगले 3 से 4 वर्षों में 2030 का एक माइलस्टोन हमने बनाया है कि 2030 तक हमारा जो मिक्स होना चाहिए वो करीब करीब 70-30 या 60-40 का होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि 70% या 60% बिजनेस मेरा इंडियन रेलवे का हो और 30 से 40% बिजनेस मेरा डाइवर्सिफाइड मोड से हो। अब जो डाइवर्सिफाइड मोड का जो बिजनेस आ रहा है, जो A क्लास बिजनेस है, जो हम बिड से जीत रहे हैं, वहाँ भी करीब करीब 100 बिप्स का मार्जिन हमें मिल रहा है, जो रेलवे के मार्जिन से 3 गुना होता है। तो ये इम्पैक्ट हमारे टोटल यील्ड पे पड़ेगा और हमारा जो पैट है वो उत्तरोत्तर बढ़ता जाएगा। ऐसा आपको हर क्वार्टर दर क्वार्टर दिखेगा। जी, आपने अपने सालाना आंकड़ों के जिक्र किया, अभी जो आपके क्वार्टरली रिजल्ट्स आए थे और एनुअल रिजल्ट्स आए थे, तो उसमें एनुअल ग्रोथ तो आपकी प्रॉफिट में अच्छी है, लेकिन क्वार्टरली प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो फ्लैट हो गया है। हाँ। उसमें कहाँ पर वो दबाव आया? क्या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कुछ बढ़े हैं या बोरिंग कॉस्ट में कहीं पे कुछ इजाफा हुआ है? क्या हुआ? नहीं, अब ये बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने। देखिए, पहले जो आपने कहा और जो हमने भी कहा कि हम सिर्फ भारतीय रेल को फंडिंग करते थे। अब RBI का एक नॉर्म है, जब आप सोवरेन को फंड करते हैं तो कोई प्रोविजनिंग करने की आवश्यकता नहीं है जी। जो लोन दिया लोन दे दिया, कोई प्रोविजंस बुक्स में नहीं डालना है। बट इंड AS का जो अकाउंटिंग सिस्टम है, RBI के रूल के तहत अगर आप सरकारी उपक्रम को भी देते हैं, आप NTPC, IOCL, DFCCL, इरकॉन, ऐसे कंपनियों के भी उपक्रम के किसी JV को आप फंड करते हैं तो आपको प्रोविजन करना पड़ता है। तो क्योंकि मेरा डिसबर्समेंट Q3 Q4 में ज़्यादा हुआ तो 0.4% का प्रोविज़न है ब्राउनफील्ड पे, 1% का प्रोविज़न है ग्रीनफील्ड पे। तो ये प्रोविज़न थोड़ा ज़्यादा हुआ है, ये वन ऑफ था। क्योंकि पहले हमारा कोई प्रोविज़न था ही नहीं जो घटे, तो कोई नेट में उसका कोई व्यवस्था नहीं हो पाया। आगे अब देखेंगे कि प्रोविज़न के बावजूद हम ग्रो करते रहेंगे।
तो चौथी तिमाही में जो प्रॉफिट फ्लैट रहा वो सीधे इन कारणों के चलते रहा, प्रोविजनिंग इन्हीं कारणों के चलते रहा जी। और जो डिसबर्समेंट हुआ क्योंकि वो महीने के अंत में हुए, मार्च में हुए, तो उसका जो बेनिफिट उस महीने में हमें नहीं मिल पाया। उसका बेनिफिट जो इंटरेस्ट मुझे मिलेगा, उसका फ्रूट हम 2027 वाला जो वित्तीय वर्ष है इसमें हमें मिलता रहेगा। जी। अभी आपने साथ में लगभग 60,000 करोड़ रुपए के फाइनेंसिंग के लिए 70,000 करोड़ के इस बार हमने नहीं आपके बोरोइंग के लिए, हाँ, आपने बोरोइंग के लिए कुछ टारगेट रखा है। नहीं, आपके बोर्ड ने एक प्रपोजल पास किया है ना 60,000 करोड़ का, 70,000 करोड़ का इस वर्ष के लिए। पिछले साल 60,000 करोड़ किया था जी। इस बार हमारे बोर्ड ने हमें 70,000 करोड़ का बोरोइंग करने का टारगेट अप्रूव किया है। जी। तो ये बोरोइंग के लिए आपके सोर्सेज क्या रहेंगे, उनमें आपको किस तरह का मतलब बोरोइंग कॉस्ट रहने वाला है, जिससे आपकी मार्जिन जो है वो, चूंकि आप मार्जिन कम रख करके आगे बिजनेस करना चाहते हैं, तो ये महत्वपूर्ण रहेगा कि आपकी बोरोइंग कॉस्ट कितनी है, क्योंकि ग्लोबली हम ये देख रहे हैं कि ग्लोबली और अपने यहाँ घरेलू बाजार में भी कि इंटरेस्ट रेट साइकिल अब थोड़ा सा वापस अब थोड़ा कठिन होता जा रहा है। देखिए, ये सबके लिए है। हम अपना जो प्लान्स रखते हैं वो बड़ा सिंपल रखते हैं। सिर्फ वन लाइन प्लान है हमारा कि हमें अपना कॉस्ट ऑफ बोरोइंग जीसेक रेट से, जो देश का रेट होता है, उससे कम होना चाहिए। अब उस मिक्स को हम कैसे बनाएंगे, ये हमारा काम है। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड देश के हैं 54 EC जो 5.25% पे मिलता है, लास्ट ईयर हमने जीरो कूपन बॉन्ड किया जो 6.8% पे हम ले आए। ऐसे चीज़ों पे हम ज़्यादा जोर दे रहे हैं क्योंकि हम जीरो NPA कंपनी है, इसमें डोमेस्टिक जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी हमारे को ज़्यादा पैसा दे रहे हैं जी। बॉन्ड मार्केट सबके लिए महंगा है, उसमें हम 10, 15, 20 पैसे और लोगों से सस्ता होते हैं। वो जुडिशियसली जब मार्केट ठीक होता है उसको हम पिकअप करते हैं। ECB का ट्रेडिशनली 15%, 20%, 25% का हमारा मिक्स रहा है। अभी हम डॉलर पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, अभी हम येन पे। आपकी टोटल बोरोइंग में 15, 20, 25% हमारा एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग रहता है। तो अब उसमें किस करेंसी में अब लोन लेंगे ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अभी हम येन पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं और आगे हो सकता है जब डॉलर मार्केट ठीक हो, जब रुपया मजबूत हो सकता है ये तो डायनामिक चीज़ है। अभी हॉर्मोन्स को लेके हो सकता है मैं रुपया अभी कमज़ोर चल रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर स्थितियाँ ठीक हुई, जब हमें क्रूड पे कम डिपेंडेंसी होगी, जिसके तरफ भारत सरकार काम कर रहा है, तो हमारा रुपया भी मजबूत होगा। सोफर रेट कुछ कम हो जो वहाँ का बेंचमार्क है USA का, तो हम डॉलर बॉन्ड में भी जा सकते हैं। ये सारे ऑप्शंस मेरे लिए खुले रहते हैं, लेकिन ये एक चीज़ तय है कि 20% के आसपास का मेरा टोटल बोरोइंग इसमें ECB रहता है और आगे भी रहेगा। जी। इवन जो येन में आप अगर ECB लेते हैं, वहाँ तो एक समय तो काफ़ी लंबे समय तक जीरो कूपन वाले रेट पे काम हुआ है, लेकिन अब वहाँ भी रेट बढ़ता हुआ दिख रहा है जापान के बाजार में भी। तो उसका आपकी बोरोइंग कॉस्ट पे कितना असर है? देखिए, हमारा 2 मॉडल है। अगर हम अपने बैलेंस शीट पे अपने रिस्क पे कोई रेज कर रहे हैं, इमीडिएटली हम उसको हेज करते हैं और हेजिंग के जो पैरामीटर्स होते हैं उसको हम बहुत कंजर्वेटिव रखते हैं, ताकि वो ब्रेक ना हो। वो हेजिंग कॉस्ट के बाद भी यकीन मानिए जो रेट्स आ रहे हैं वो हमें काफ़ी सस्ते पड़ रहे हैं। दूसरा मॉडल हमारा है कॉस्ट प्लस मॉडल, जहां हम करेंसी फ्लक्चुएशन रिस्क भी अपने कस्टमर को पास ऑन कर रहे हैं। वो लंबे समय तक वो चलते हैं, उनका बैलेंस शीट नहीं है, तो इंड एस के फॉर्मूला उन पे लागू नहीं होते हर क्वार्टर में उसका ये असेसमेंट करने का। तो लंबे अवधि में अगर उनको लगता है कि कुछ दिनों तक वो अनहेज येन कंज्यूम करना चाहते हैं, ये उनका चॉइस है। अगर कोई हिट होगा तो वो लेंगे, जो फायदे होंगे उनको मिलेंगे। और किसी भी दौरान हेजिंग तो कभी भी हो सकता है। आपने एक लंबा लोन लिया है, 2 वर्ष बाद आप चाहते हैं हेज करना चाहते हैं, तो हेजिंग कॉस्ट कम ही होता है जी। DMRC का और भी मेट्रो रेलवे का अपना एक्सपीरियंस है कि वो लंबे अवधि में वो देखते हैं कि येन का जो टोटल XIR पड़ा है वो 3% से ज़्यादा नहीं पड़ा है। बट हम IRFC का जो मुद्दा है, हम क्योंकि ये कॉस्ट प्लस मॉडल पे हम ये अग्रीमेंट कर रहे हैं, तो कोई भी फ्लक्चुएशन आएगा भी, कम हो या ज़्यादा हो, ये दोनों उनको पास ऑन होगा। हमारा मार्जिन फिक्स रहेगा और हमारी सिक्योरिटी फिक्स है कि हमारा EMI कभी फेल ना हो। अगर कोई गैप पड़े मेट्रो रेलवे की टोटल फाइनेंशियल मॉडल में, तो स्टेट गवर्नमेंट पिच इन करे। स्टेट गवर्नमेंट भी अगर फेल कर जाए तो RBI का ऑटो डेबिट मैकेनिज्म हमारा बना हुआ, और हमारा जो पैसे आने का जो सिस्टम बना हुआ है वो इंटैक्ट है। जी। आप काफ़ी लंबे टेन्योर के लिए 20 साल 30 साल इस तरह के लिए आप लोन देते हैं, तो क्या आपकी जो बोरोइंग्स हैं वो भी उस टाइम फ्रेम से मैच करती हैं, जिससे एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट का एक सिस्टम है जो बड़ा टेक्निकल सिस्टम है, उसमें हमारी टीम काम करती है। अब आपको फ्लेवर दे रहा हूँ, भारतीय रेलवे अकेली, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन अकेली कंपनी है जिसने 30 वर्ष का बॉन्ड US मार्केट में रेज किया है। वो 7 गुना वो ओवर सब्सक्राइब हुआ था। तो मेरे पास 30 साल का भी बॉन्ड है। एवरेज बॉन्ड 15 साल का 10 साल का होता है जी। कभी कभी आवश्यकता होती है तो हम 5 साल का भी यूज कर लेते हैं, बिकॉज सस्ता मिलता है। बट ये पूरा मिक्स है और बड़ा टेक्निकल काम है जिसपे कि एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट टीम है जो काम करती रहती है। ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म लोन देंगे तो हम चाहते हैं कि लंबे अवधि का ही हमारा भी बोरोइंग हो ताकि वो मिक्स बना रहे।
जी, तो एक फाइनल क्वेश्चन कि जो डाइवर्सिफिकेशन आपने किया अभी कि मेट्रो रेल को भी फाइनेंस करेंगे, दूसरे तरह के भी प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करेंगे रेलवे से जुड़े हुए, जो कोर इंडियन रेलवे से जुड़े हुए नहीं हैं उनके अलावा भी, तो इसका असर हमें एक सिग्निफिकेंट असर अगले 1 साल में दिखेगा या 2-3 साल लग जाएंगे या उससे ज़्यादा लगेगा? देखिए, जो अभी आपसे जो बात हुई, अगर इंडियन रेलवे और 3-4 वर्षों तक हमसे कोई फाइनेंसिंग नहीं लेगा तो ऑब्वियसली जो मेरे पास जो एपेटाइट है वो इकोसिस्टम में जाएगा। जी, अगर इंडियन रेलवे ने भी हमसे फाइनेंसिंग लेना शुरू कर दिया, हो सकता है कल उनकी एपेटाइट हो और गवर्नमेंट का जो गवर्नमेंट बजटरी सपोर्ट करने का जो रीडिस्ट्रीब्यूशन है वो चेंज करे, बिकॉज भारतीय रेल का एपेटाइट बना हुआ है। भारतीय रेलवे ने जिस तरह के प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी अनाउंस किए हुए हैं, और एक जो मेन प्रोजेक्ट जो हम बात कर रहे हैं सुबह से कि जिस तरह से 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर सैंक्शन हुए हैं, जिस तरीके से एक डेडिकेटेड रेल फ्रेट कॉरिडोर सैंक्शन हुआ है, अभी एक क्लियर नहीं है उनकी फंडिंग मॉडल क्या बनेगी। जी, पास्ट में वो बायलैटरल की फंडिंग आई थी, अगर इस बार भी जीबीएस से फंडिंग नहीं आ रही है तो निश्चित रूप से यकीन मानिए कि भारतीय रेल के इस प्रोजेक्ट्स में आरएफसी की भी फंडिंग आएगी। तो हम जो जिस तरीके से विकसित भारत का आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सपना है, उस जिस तरीके से कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है देश में, उसमें पैसे की बहुत आवश्यकता है। तो एफिशिएंट फंडिंग, चीपेस्ट फंडिंग कौन ला सकता है, उसका रोल अहम रहेगा। आईआरएफसी चाहती है कि हम अपना 0 एनपीए का टैग बनाए रखें और होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच में जहां भी लॉजिस्टिक में और रेलवे सेंट्रिक चीज़ों में आवश्यकता हो, उसमें रेल पे मेट्रो रेल भी चलती है, ये तो इसलिए वो हम उसको रेल मान के चल रहे हैं, ये मैंडेट भी हमें मिला है। रैपिड रेल जो है वो भी रेल पे चलती है। ये पूरे इकोसिस्टम में जिनको भी आवश्यकता होगी और जहां सेफ्टी नेटवर्क हमारी बनी रहेगी, जहां पे कि हमारे पैसे के वापस आने का पूरा सेफ्टी नेटवर्क बना हुआ है, वहाँ हम सस्ते दर पर फंड अरेंज करते नजर आएंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी। नमस्कार।